जो सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा की सीटें आती है, कहते हैं कि उसके बिना प्रधानमंत्री ही नहीं बनता। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत ही रहे हैं वहां से। तो आखिर ऐसी क्या गलतियां थी? जैसे हम 4 पार्टियों को काउंट कर रहे थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी। बीएसपी बहुत बड़ा घटक दल है, एक तरह से आप देखें तो एक किनारे में खड़ी है लेकिन वोट काटती है। तो एक एक करके अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज पे चले कि किसके लिए फायदा, किसके लिए नुकसान, आप क्या देखते हैं? क्योंकि मैंने आपको पूरे इलेक्शन के दौरान में देखा है, एक एक सीट का कैलकुलेशन रहा है आपके पास, और जितना सही तरीके से आपने इन सब चीजों को काउंट किया शायद मैंने और किसी और को नहीं देखा था। नहीं, उसकी वजह है कि मैं घूमा और लोगों से बातचीत भी किया। तो अगर हम समाजवादी पार्टी की पहले बात कर लेते हैं, तो समाजवादी पार्टी 2024 में, और सॉरी 2004 में मुलायम सिंह जी थे, अटल जी उस समय पीएम रहे। उस समय भी मुझे लगता है 35 सीटें के आसपास समाजवादी पार्टी जीती थी। उसके बाद अब उसके बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन कर रही। तो मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरह की गोलबंदी उस समय हुई थी, पिछड़ी जातियों को लेकर, मुस्लिम यादव समीकरण बनाकर, और उस पर बहुत अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी ने काम किया। आप पाएंगे कि 2022 से में जो विधानसभा में उनका वोट परसेंटेज लगभग 32% के पास था, अभी मैं आंकड़े देख रहा था तो 33.5% से ऊपर जा रहा है। यही वजह कि उनकी स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है। तो उत्तर प्रदेश का रास्ता जो निकलता है वो दिल्ली पहुंचता जरूर है। आपको एक चीज बताता हूं, पहले इसकी बातचीत कर लेता हूं। बेसिकली क्या है कि उत्तर प्रदेश हमेशा से सामाजिक एक प्रयोगशाला रही है। जिसने उसका जैसा प्रयोग किया उस हिसाब से उसको फायदा मिला। कभी मायावती ने उस तरह का समीकरण बिठाया तो लंबे समय तक वहां सत्ता में रही, मुलायम सिंह ने बैठाया तो लोग सत्ता में रही। तो बहुत अच्छी तरह से सपा ने यह समझ लिया कि भारतीय जनता पार्टी जिस हथियार के सहारे लड़ रही है, हमें उसके काट के लिए उसी तरह का कोई हथियार ले आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एंटी मुस्लिम नैरेटिव बनाया और पिछड़ों को साधा, अगड़ों को साधा, एक व्यवस्था बनाई। तो आपने देखा होगा कि जब 1992 में भी, 91 में भी जब मंदिर आंदोलन था, तो फिर आया, आपने धर्म की बात की, मंदिर की बात की, तो मंडल निकल के आया। ठीक है, तो जाति गोलबंदी हुई। जब आप धर्म की बात करते हो तो उधर से जाति की बात करती है, आप जातियों की बात करते हैं तो उपजातियों की बात होती है। जिस फार्मूले पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी 2014 में पिछड़ा, आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से लेके लोकसभा चुनाव तक सारी राजनीतिक पार्टियां पिछड़ों का राग रा रही। अखिलेश यादव ने क्या किया, इस चीज को समझ गया कि पिछड़ी जातियों में भी अति पिछड़ी जातियां हैं। उन्होंने न केवल अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद किया, मुसलमान उनके साथ पहले से भी थे, यादव इंटैक्ट थे, तो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने एक जो पिछड़ा वर्ग का एक वोट बैंक खड़ा किया था, वहां उसमें उन्होंने बहुत अच्छा संतुलन किया। और संतुलन ही नहीं किया, टिकट बंटवारे में भी उसका बहुत अच्छा तरह से प्रयोग किया। आप पाएंगे कि आप देखिए, मान लीजिए निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन उन्होंने जिन जिन निषाद नेताओं को टिकट दिया उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए, सही सिलेक्शन हुआ। इस बार उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि मुस्लिम प्रत्याशियों को ज्यादा वोट देने से पोलराइजेशन हो जाता था, तो उसके अलावा जब पोलराइजेशन बनता था तो उसका फायदा भाजपा को मिलता था। ये सब सारी स्ट्रेटजी को देखते हुए सपा ने इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से कांग्रेस को साथ लिया उन्होंने, और बहुत अच्छे तरह से अपने जो समीकरण है साधे, एक एक उम्मीदवारों का चयन। कई सीटों पर तो मतलब स्थिति ये है कि उन्होंने बचाए भी मतलब अच्छी टक्कर दूसरी सीटों भी दे रहे हैं। इतनी सीटें जीत की ओर अग्रसर हैं, इसके बावजूद कई सीटों पर केवल इसी फार्मूलों से टक्कर दे रहे हैं कि वो खुद उनको भी उम्मीद नहीं रही इस तरह से काम हो जाएगा। तो जो एक पोलराइजेशन होता था, पहले रहता था यार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटों में मतदान के दिन भीड़ लगी हुई है या ऐसी सारी चीजें हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो जो जिस गणित को मुलायम सिंह समझे
जिस तरह का फार्मूला लंबा के लंबे समय तक वो शासन में रहे, अखिलेश की राजनीति अब धीरे धीरे परिपक्व हो रही है और उन्होंने जो समीकरण बैठाया वो बहुत अच्छी तरह से बैठाया। अब आ जाते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस का बहुत अच्छा जनाधार वहां नहीं है, पिछली बार एक सीट जीती, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो समीकरण था और जो सीटों का उन्होंने बंटवारा किया, कांग्रेस अच्छा हुआ कि कम सीटों पे मान गई। वो एक प्लस पॉइंटेड होगा कि आज कांग्रेस वहां उत्तर प्रदेश में सरवाइव कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी को जो है ना वो भी एक अच्छा उसका फायदा मिला, वो समाजवादी पार्टी के साथ होने की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो तीसरा फैक्टर है कि मायावती के कैंडिडेट अगर अच्छी तरह से जो नहीं लड़े, क्योंकि उनके बहुत अच्छे वोट मार्जिन नहीं है, तो वो उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया। तो अगर मायावती बहुत थोड़ा अच्छे तरीके से लड़ती तो उसका एक फायदा मिलता। ये तो का पार्टीगत बात। अब भारतीय जनता पार्टी की जो बात कर में आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ओवर कॉन्फिडेंस, उनको लगता था कि ठीक है कुछ कुछ ऐसी सीटें हैं, 5-6 सीटें वो मान लेते थे कि वो ले जाएंगे। मैनपुरी हो गई, रायबरेली हो गई, कन्नौज हो गया, कुछ इस तरह की कुछ सीटें वो मानते थे, करैना हो गया, वो ले जाए। तो उनका जो अलग अलग होता है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ अलग अलग, आपने देखा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सीटें आती हैं, फिर इधर रुहेलखंड में है, फिर उसके बाद पूर्वांचल में है। तो हर जगह की, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत सारा सामाजिक समीकरण भी नहीं मिलता है। जो फार्मूला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काम करेगा वो पूर्वांचल में काम नहीं करेगा, वो बुंदेलखंड में काम नहीं करेगा, रुहेलखंड में काम नहीं करेगा। सब जगह अलग अलग फार्मूला है, लेकिन कमोबेश स्थितियां सेम है, अलग अलग चीजें हैं। अगर मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी अगर चंद्रशेखर से समझौता करती ना तो उसको और फायदा हो सकता था। आप देखिए कि वो नगीना से जीत गए। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ बहुत कैलकुलेशन चीज हुई। यहाँ मैक्सिमम कम से कम 20 सीटें, 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ उम्मीदवारों का चयन ठीक तरीके से नहीं हुआ। जहाँ सिटिंग एमएलए को, एमपी को बदलने की जरूरत थी, वहां नहीं बदला। तो अगर ऐसे जोड़े कि करीब 40 सीटों पे बीजेपी अभी आगे बढ़ रही हाँ। है, 62 पहली बार थी, पिछली हाँ, बार थी, तो मतलब 20 सीटें वैसी ही हो गई 20 सीटें अगर उनको रिपीट नहीं करते बहुत जगह, मैं बहुत पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैराशूट से आ गए। जौनपुर की सीट है एंड मुंबई से ले आए, हाँ ठीक है, जौनपुर के वहां के। फिर तीसरा फैक्टर उनके लिए जो काम करता है, एक तो इनका अपना फैक्टर हो गया कि ये अलग अलग सीटों पर दिए। ये बात हम लोगों को भी पता थी, दूसरों को भी पता है। हम लोग जब जाते थे, मैं इससे पहले ही बोला कि कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, देखा, बातचीत किया, तो बहुत जगह उन उम्मीदवारों से बहुत नाराजगी थी। उसके बाद भी रिपीट किया। चंदौली की सीट में देख रहा हूँ, मंत्री थे, कई मंत्री हार रहे, स्मृति ईरानी भी हार रही है, हार गई। तो वहां स्थिति ये बन रही है कि लोग, उनको स्थानीय लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे रीजन है, उनका डिस्कनेक्ट है पब्लिक के साथ। फिर उसके अलावा दूसरी सारी चीजें हैं, वो इतने बार मंत्री रहे, कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं लगवा पाए वहां ऐसे। तो उनका कहना था कि लोगों के, अगर उनकी जगह कोई और भी कैंडिडेट होता तो हमें टिकट देने में, उनको चुनाव देने में दिक्कत नहीं है। तो वो निकले नहीं वो लोग। उसका देखेंगे ऐसे कि जो वोट परसेंटेज ये भी बताता है कि कुछ लोग, जो कैडर है, निकला, बाहर गया, चला गया, वो एक मेन रीजन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नाराज थे, तो ठीक है, गए ही नहीं। इसलिए जो जहां जहां वोट परसेंटेज जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी पे है लगता है, तो वहां वो दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से एक तो उम्मीदवारों के चयन में गलती हुई, दूसरा सामाजिक समीकरण बिठाने में गलती हुई, दूसरा अब टिकट के जो बंटवारे स्थानीय स्तर पर या उत्तर प्रदेश के स्तर पर न होना एक बड़ी वजह है। तो यूपी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सिचुएशन है, आप देखिए ना क्या हुआ कि ये पीडीए का फार्मूला इतना कारगर है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी बनारस से कितने वोटों से जीते थे, 2019 में कितने वोटों से जीते थे। इस बार उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो बहुत ज्यादा वोटों से जीते थे। तो इसलिए बनारस वो नहीं जो आप लोग देखते हैं, बनारस के आसपास भी वही है कि अति पिछड़ी जातियां भी हैं जो इस बार एकजुट हो गई कांग्रेस के साथ, या जो उनका समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था,
और अभी मैं अभी आंकड़े देख रहा था सर, 1 या 1.5 लाख का अभी उतना ही फासला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अर्बन एरियाज में भारतीय जनता पार्टी को तो कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है। रूरल एरिया में जहां ये सब अति पिछड़ी जातियां निवास करती हैं, वहां तक इनकी अप्रोच उस तरह की नहीं है। शहरों के मुकाबले जो ग्रामीण राजनीतिक पॉलिटिक्स होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। तो उसका एक फायदा मिला। आप देखेंगे सेम फैजाबाद देखिए, राम मंदिर वहां बनता है, पूरी दुनिया अयोध्या आ रही है, और वो सीट बीजेपी हार जाती है। क्यों? 2 बार का एमपी है, वहां उन्होंने क्या दे दिया किस्मत को, एक पासी समुदाय के कैंडिडेट को दे दिया वो। तो वो जो फैक्टर है ना, जो मैंने कहा कि जातियों में उप जातियां, आप धर्म के आधार बनाओगे तो वो जाति पे जाएंगी। और उत्तर प्रदेश वैसे भी हालांकि बड़ा खतरनाक है कि ये जो जातिवादी राजनीति की जो एक वो बन गया। आपने पिछड़ों पे बहुत जगह दाव खेला, समाजवादी पार्टी ने बहुत जगह अगड़ों पे दाव खेला, और आप पाएंगे कि बहुत सारे, जैसे चंदौली के एमएलए लेते हो, वहाँ शिवपुर विधानसभा है, बहुत सारी विधानसभा है जहाँ राजभरों की संख्या ठीक ठाक है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी, यानी शायद वो वोट राजभर कन्वर्ट न करवा पाए। खुद घोसी से उनके बेटे चुनाव हार जाते हैं, वहां से भूमिहार जाति के जिसको सपा टिकट देती है वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये जो संतुलन है, ये अब समझना पड़ेगा। इसके विश्लेषण तो होते रहेंगे आगे, क्या क्या कारण है, बहुत सारा कारण है। एक बहुत बड़ा कारण जो है उत्तर प्रदेश में या पूरा देश भर में ही चल रहा है, राजपूतों की एक बड़ी नाराजगी अलग अलग तरीके से, चाहे कैंडिडेट के स्तर पर हो, चाहे कभी कभी योगी जी को बदलने की बात हो जाती है हर 2-3 महीने पर कि भाई योगी जी को हटाया जा रहा है। ठीक है, योगी सोशल मीडिया पे हमेशा वायरल रहता है, लोग किसी से बात करो कि अभी हो जाएगा अभी, तो ये सब कुछ चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वोटर जो है ना, एक फर्क पड़ता है। वो कितने % में फर्क पड़ता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब घूम रहा था तो मुझे बहुत जगह ये चीजें लगा, अरे ऐसा हो जाएगा, तो हम भी सोचते हैं ऐसा कैसे हो जाएगा। तो लेकिन अगर ये वोटर के मन में लोग लगातार बैठा रहे हो, आपने देखा होगा केजरीवाल भी लगातार हैमरिंग कर रहे थे कि योगी जी को तो हटा ही देंगे, अभी भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। लेकिन ये समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में को पहचानने में एक बड़ी भूल हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है उसमें मोदी जी की लहर थी, सब इंटैक्ट हुए, वो खुद पिछड़ी जात से आती थी, पिछड़ी जातियां भी गोलबंद हुई। श्रवण जो एक भाजपा के परंपरागत वोटर माने जाते थे, उसमें भी समाजवादी पार्टी सेध लगाती दिखी। तो एक बहुत मतलब मेनी फैक्टर है जहां वो चूक हुई, जिससे मैंने पहले भी कहा कि अगर थोड़ा सा इतना ज्यादा प्रभावी तरह से और कैंपेनिंग न होती तो सिचुएशन और खराब हो सकती थी। और सबसे मुश्किल बात क्या है कि जो लोग इसकी कैंपेनिंग में लगे हुए थे, बहुत सारे लोग, हमारे एक भाजपा के मित्र हैं बनारस के, वो रोज फोन करते थे, आप कितनी सीटें दे रहे हो, हमने बोला भाई इतनी आएंगी, बोले नहीं आपको कुछ पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ इतनी आएगी। या इलेक्शन नहीं हुए थे, वोटिंग नहीं थी, तब भी कोई बात करो, तो खुद कई ऐसे लोग थे कि जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। जो पब्लिक को दिखाई दे रहा था, जो लोगों को दिखाई दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं नेताओं को क्यों नहीं दिखाई दे रहा था, ये बात मुझे समझ नहीं आती। अगर दिखाई दे रहा था, उसको डेन को कवर करने के लिए जो एक उपक्रम होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि जब हमेशा होता है, जब कभी कोई आदमी सत्ता में लगातार बना रहता है तो उसे लगता है कि यार मेरे नाम पर, किसी के नाम पर चुनाव जीते जा सकते हैं, या दे दो अभी हवा है, वेव है। इस चुनाव में कोई वेव नहीं था, इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था। ये पहला ऐसा चुनाव मैंने देखा जिसमें कोई भी मुद्दा नहीं था। कहीं कहीं अलग अलग छोटे छोटे मुद्दे थे वो जो बनाए जा रहे थे। विश्लेषक कह सकते हैं कि भाई इसमें ये मुद्दा था, संविधान के खतरे की मुद्दा था, ये ऐसा कुछ मुद्दा ही नहीं था। बेसिकली सारा मुद्दा था कि ये जो जातीय समीकरण का संतुलन जिसने जिस तरीके से साध लिया इधर उत्तर प्रदेश में, वो ठीक है। मध्य प्रदेश अलग है कि वो तो आरएसएस की प्रयोगशाला है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आते आते अगर कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि मुझे संघ की जरूरत ही नहीं है,
ये अपने आप में काफी अहम है। ये बयान तो ठीक है, संघ के लोग तो फिर भी वो जुड़े रहेंगे, लेकिन संघ को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, संघ जैसे बीजेपी के समर्थक, उसी संघ के भी लोग समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं वो कोई क्यों वो कार्यकर्ता जाएगा बूथ पर लोगों को लेके आएगा, उनको घरों से निकाल के लाएगा, मतदान की पर्चियां बनाएगा। आप सोचो कि कितनी बड़ी तैयारियां थी। इतनी बड़ी तैयारी तो उन पार्टियों की भी नहीं थी। आपने बूथ स्तर पे कार्यकर्ता बनाए, एक एक बूथ सम्मेलन हुए, संवाद हुए, टेक्नोलॉजी के प्रयोग हुए। तो मुझे लगता है कि अभी भी टेक्नोलॉजी पर जितनी राजनीतिक पार्टियां निर्भर हैं, आज भी जो ये मोबाइल सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बातचीत करने की कोशिश हो रही है, ये अभी भी उतना कारगर नहीं है। जहां जहां भी उम्मीदवारों ने, राजनीतिक दलों ने सीधे जनता के साथ कनेक्ट किया, उनके या उनके लोग उनके बीच में गए, तो उसका रिफ्लेक्शन मिला है। तो आप चाहे देखो राहुल गांधी की पदयात्रा हो या तमाम सारी चीजें, मुझे भी रैलियां की, तो एक कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। भाजपा चिंतन मनन करेगी, उसके लिए क्या कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और जो उसके नेता आते हैं, अभी हमारे कई सुबह भी कई लोगों से बात हुई, कई लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो हमने पूछा कि भाई आपको अंदाजा क्यों नहीं था इतना, मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतना खराब हो जाएगा, लेकिन ये था कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में मामला गड़बड़ जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ जाति गोलबंदी हो रही है। चुनाव अब उससे अब जाति की ओर चला जा रहा है। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है जब भी आप धर्म की राजनीति करते हैं तो आपका अपोजिशन क्या करता है, वो जाति राजनीति करता है। और हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अभी उतना प्रतिनिधित्व नहीं है। ओबीसी को धीरे धीरे मिलने लगा। ओबीसी में पहले यादवों को ज्यादा मिला, अब ओबीसी में दूसरी भी जातियां आई हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व मिलने लगा है। अब थोड़ी खलबली उन सवर्ण जातियों में भी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वो भूमियार हो। ठीक है, वैसे तो परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है, तो उनके अंदर भी एक प्रतिनिधित्व की है कि भाई हमारे समाज का कहीं ना कहीं उसमें हमको प्रतिनिधित्व मिले। अब ये अलग बात है कि चुनाव में ऐसा क्यों होता है। भाई नेता तो नेता है जो आपके लिए अच्छा काम कर सके, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश इससे बाहर नहीं आया है, बिहार इससे बाहर नहीं आया है। और मुझे तो लगा कि 2014 में जब मैंने देखा, 2019 में देखा, तो मुझे लगा एज ए जर्नलिस्ट की साथ यूपी का लोकतंत्र स्वस्थ हो रहा है, अब लोग चीज़ों को समझने लगे हैं। लेकिन फिर हम वही 2004 से पहले लौट के जा रहे हैं, जब पूरा समाज जाति में विभक्त और आपस में इतनी कटुता होती थी कि लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते थे। आज भी लखनऊ में देखा कि समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता वो भिड़ गए। तो ये उसका एक असर होता है। ये केवल राजनीतिक रूप से हमें अलग बात की बात नहीं है, इस समाज में भी अलगाव पैदा करता है। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे कोई भी राजनीतिक दल है, हालांकि सभी को साथ देना संभव नहीं है, लेकिन राजनीति में उनकी एक भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं की भी भागीदारी की बात होती है, लेकिन आप खुद देखिए कि इसी चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने कितनी महिलाओं को कितना टिकट दिया, जबकि आप कह रहे हो कि एक महिला वोटर वर्ग निकला। और यूपी में तो इस बार जो उनकी अपनी है, भारतीय जनता पार्टी की तो अपना, आप भी जानते हैं कि उनका एक हिंदू माइंडसेट जो वोटर है, तो वोटर है। दूसरा नया वोटर है राष्ट्रवादी, कि भारत शक्तिशाली बन जाए, विश्व गुरु बन जाए, तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए, पाकिस्तान चाइना को कैसे जवाब दे, तो वोटर है। एक लाभुक वर्ग था। वो कन्वर्जन जो 2019 में दिखाई दिया, वो इस बार नहीं था। लोग अभी मानने लगे घर मिल गया, राशन मिल ही रहा है। अब तो विपक्ष ये जो नैरेटिव बना रहा था कि भाई ये तो सरकार का काम है, देगी। और दूसरा जो एक बड़ी उम्मीद इन्होंने पिछले चुनाव में लगाई थी, विधानसभा चुनाव के बाद, पसमानदा मुसलमानों, पिछड़े मुसलमान जो गाँव में रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया, इनटैक्ट वो इंडिया अलायंस के साथ रहे, जिसकी वजह से वो वोट तो इम्पैक्ट रहा, यादव वोट भी इम्पैक्ट रहा। मोहन यादव कितना भी घुमाया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश और बिहार में वो कोई फर्क नहीं डाला। तो एक बड़ा कारण ये है कि उस जो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बनाई थी और जो इंडिया गठबंधन ने स्ट्रेटजी बनाई थी, और
उसमें जमीन आसमान का अंतर था। और वहां कांग्रेस साइकिल पे बैठी थी, साइकिल समाजवादी पार्टी चला रही थी, इसलिए वो अपनी नीतियों को बेहतर क्रियान्वयन कर ले गए, अपने उम्मीदवारों को भी उन्होंने बदला। आप देखिए कि रामपुर में आजम खान के विरोध के बावजूद, आजम खान के विरोध के बावजूद कि वो समर्थन नहीं करते हैं, वहां समाजवादी पार्टी आगे। तो ये सब समझना पड़ेगा। तो और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तो अपने ढंग से विचार विमर्श करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो अलग सलग इलाके में रहते हैं, वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको भी जमीनी सच्चाई समझनी चाहिए। एक जो फोन और दूसरी सारी चीजें, जो पब्लिक का कनेक्ट है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खोया। अगर वो संवाद होता, उस समाज, उस तबके के लोगों के बीच में उनकी पकड़ होती, पहुंच होती, वो जाते, तो स्थिति कुछ और होती।